गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को पढ़ाता हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और आज मैं पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। So far we have been discussing the variety of mode that different species use for reproduction। हम लोगों ने बहुत सारे रिप्रोडक्शन के मोड को डिस्कस किया है, तो अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीशीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली ह्यूमंस। ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करता है। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग में कैसे वर्क करता है। Let us begin at an apparently unrelated point. All of us know that our bodies change as we become older. Our height increases from class 2 to class 10, and so does our weight, sometimes too much. We acquire teeth. We even lose the old so-called milk teeth and acquire new ones. All of these are changes that can be grouped under the general process of growth. ये जितने भी चेंजेज होते हैं, ये हम लोग को एक ग्रुप, ये सब का एक ग्रुप बनाकर ग्रोथ में डाला है। ये ग्रोथ का प्रोसेस है। इन विच द बॉडी बिकम लार्जर। इसमें क्या होता है, बॉडी बढ़ते जाता है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर ए होल new set of change occur that cannot be explained simply as body enlargement. Instead, the appearance of body changes, properties changes, new features appear, and so do new sensation. तो जैसे जैसे ग्रोथ होते जाता है तो बॉडी चेंजेस में नया नया अपीयरेंस होता है, फिर प्रोपोर्शन भी चेंजेस होते जाता है, नया फीचर्स अपीयर होता है। सम ऑफ these changes are common to both boys and girls। जितने भी ग्रोथ के दौरान चेंजेस होते हुए वो ज़्यादातर बॉयज़ और गर्ल्स में सेम होता है। We begin to notice thick hair growing in new part of the body, such as armpit and the genital area between the thigh, which can also become darker in color। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस करते हैं कि एक थिक हेयर, मोटा सा हेयर ग्रो करता है बॉडी के नए पार्ट में, जैसे आर्मपिट्स में और जेनाइटल्स एरिया में, थाई के बीच में, वहाँ पे डार्कर कलर में हेयर ग्रो करता है। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन फेस। और पतला पतला जो हेयर होता है वो हमारे चेहरे पे जैसे दाढ़ी के रूप में आता है, और पैर पे और हम लोग के दोनों हाथ पे ये पतला पतला हेयर आता है। द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम ऑयली, और स्किन क्या हो जाता है, ऑयली हो जाता है। एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स, और फेस पे पिंपल्स भी आना शुरू हो जाता है। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ ऑफ आवर बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज। और हम लोग में कॉन्शियसनेस भी बढ़ने लगता है, और हम लोग दोनों चीज़, हम लोग अपने खुद के बॉडीज़ के लिए, और जो न्यू तरीके आते रहते हैं हमारे बॉडीज़ में, जो नए नए कैरेक्टर को अपीयर होते हैं, उसके लिए भी हम लोग अवेयर रहते हैं। On the other hand, there are also changes
taking place that are different between boys and girls। और बहुत सारे चेंजेस भी बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग होते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है। विथ डार्कनिंग ऑफ स्किन, with darkening of skin of the nipples at the tip of the breast। Also, girls begin to menstruate at around this time। और जब गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करता है तो उस पे निपल्स का जो स्किन होता है वो डार्क कलर का हो जाता है टिप पे, और उसी समय गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, और बॉयज़ के फेस पे हेयर का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। एंड देयर वॉइस बिगिन टू क्रैक, और आवाज़ भी थोड़ा टूटा टूटा आता है। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगिन टू बिकम इनलार्ज एंड इरेक्ट, और पेनिस भी क्या हो जाता है धीरे धीरे, मतलब उस समय इनलार्ज होता है और इरेक्ट होता है। आइदर इन डे ड्रीम्स एट और एट नाइट, दोनों समय या दिन में भी और रात में भी ओकेजनली क्या होता है इनलार्ज और इरेक्ट होने लगता है। तो ये हो गया डिफरेंस हो गया बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रोथ में। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, ये सभी चेंजेस जो हमारे बॉडी में होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर्स, इसमें चेंज होने में महीने और सालों लग जाते हैं। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन ए वन पर्सन, नॉर डू हैपन एट एन एग्जैक्ट एज, ये एक ही समय में नहीं होता है और ना ही यह एग्जैक्ट एज में होता है। किसी पर्सन में पहले होगा तो किसी पर्सन में बाद में होगा। इन सम पीपुल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, वाइल इन अदर्स दे आर हैपन वेरी स्लोली, तो किसी पर्सन में बहुत जल्दी हो जाएगा, किसी पर्सन में धीरे धीरे होता है तो लेट लगता है। ऑल्सो ईच चेंजेस डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर, यह फिर भी यह चेंजेज होता है, प्रत्येक चेंज जो होता है हमारे बॉडी में वो कम्प्लीटली इतने तेज़ी से जल्दी से नहीं हो पाएगा। सो फॉर एग्जांपल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपीयर एज ए फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट, तो बॉयज़ में ये एग्जांपल देखें तो बॉयज़ में फेस पे हेयर थोड़ा थोड़ा आता है अलग अलग। एंड ओनली स्लोली डज द ग्रोथ बिगिन टू बिकम यूनिफॉर्म, फिर धीरे धीरे पूरे फेस पे दाढ़ी हो जाता है। इवन सो ऑल दीज चेंजेज शो डिफरेंस बिटवीन पीपुल, ये सभी चेंजेस पीपुल के बीच में डिफरेंस दिखाता है। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोज एंड फिंगर्स, so also we have different pattern of hair growth or size and shape of breast और पेनिस। ये जस्ट हमारे बॉडी में शेप भी अलग होता है, नोज फिंगर्स ये सब की साइज भी अलग होते हैं। हम लोग के पास हेयर ग्रोथ का भी पैटर्न अलग अलग होता है, और साइज ब्रेस्ट का और पेनिस का भी साइज सभी पीपल्स में अलग अलग होते हैं। ऑल ऑफ दी चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ द बॉडी, और ये सभी चेंजेस जो हैं यह हमें सेक्सुअल बॉडी के सेक्सुअल मैच्योरिटी को एस्पेक्ट को दिखाता है। Why does the body show sexual maturation at this age? हमारे बॉडी क्यों इस एज में सेक्सुअल मैच्योरिटी को दिखाता है? We have talked about the need
for a special we have talked about the need for a specialized cell type in multicellular bodies to carry out a special function. The creation of germ cell to participate in sexual reproduction in another specialized function, and we have seen that plant develop a special cell and tissue type to create them. Human being also develop a special tissue for this purpose. हमें क्यों हम लोग इस बात पे बात करेंगे कि क्यों एक स्पेशलाइज्ड सेल जो मल्टी सेलुलर बॉडीज़ में एक स्पेशल फीचर को कैरी करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। जर्म सेल का जो क्रिएशन होता है वो पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसका एक अलग स्पेशल फंक्शन होता है जो हम लोग प्लांट में भी देखते हैं कि एक स्पेशल टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है, और ह्यूमन में भी एक स्पेशल टिश्यूज इस पर्पस के लिए बनाया जाता है। हाउएवर while the body of the individual organism is growing to its adult size, the source of the body are mainly directed at achieve this growth। और बॉडी जो होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का बॉडी ग्रो करके एक एडल्ट साइज में होता है, और यह जो बॉडी होता है वो रिसोर्स को डायरेक्ट करके अपने ग्रोथ को अचीव करता है। while that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. Thus, as the rate of general body growth begin to slow down, reproductive tissue begin to mature. This period during adolescence called puberty। तो हमारे बॉडी में जनरल बॉडी का ग्रोथ जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, धीरे धीरे होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मेच्योर होने लगता है। तो उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंट पीरियड, जिसको प्यूबर्टी कहते हैं। तो प्यूबर्टी में हमारे बॉडी का ग्रोथ स्लो हो जाता है और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का ग्रोथ शुरू हो जाता है, वो मेच्योर होना शुरू कर देता है। तो ये भी एक डिफरेंट पार्ट है यहाँ पे। ये पूरा मेचुरेशन तक ये डिफिनेशन है प्यूबर्टी का, यह इम्पोर्टेंट है प्यूबर्टी के डिफिनेशन के लिए। So how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? तो इसलिए कैसे ये सभी चेंजेस जो हम लोग अभी बात किए हैं इस पे, वो कैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को लिंक करता है। We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cell from two individuals have to join together। और हम लोग याद रखना है कि सेक्सुअल मोड जो है, सेक्सुअल मोड में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल का जर्म सेल ज्वाइन करता है, एक जगह मिलता है, वही सेक्सुअल मोड। दिस कैन हैपन बाय एक्सटेंड दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल। और सेक्सुअल मोड कब होता है, जब इंडिविजुअल के बॉडी से एक्सटर्नली जर्म सेल रिलीज होता है। एज हैपन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी जर्म सेल एक्सटर्नल में रिलीज होता है। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल फॉर फ्यूजन एज हैपन इन मेनी एनिमल्स। और बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल एक साथ ज्वाइन होता है और इंटरनली जर्म सेल को ट्रांसफ़र करता है।
if males are to if animals are to participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals. जब अगर एनिमल्स पार्टिसिपेट करता है मैटिंग प्रोसेस में, तो उसके सेक्सुअल मैच्योरिटी के स्टेट्स को दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा आइडेंटिफाइड किया जा सकता है. Many changes during puberty such as new hair growth patterns are signals that sexual maturation is taking place. तो बहुत सारे चेंजेस प्यूबर्टी के दौरान होते हैं, जैसे न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स, नया हेयर का ग्रोथ होता है, तो यह सिग्नल है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी अब हो रहा है. On the other hand, the actual transfer of germ cell between two peoples need a special organ for sexual act, such as penis, when it is capable of becoming erect. तो एक्चुअल जर्म सेल को ट्रांसफर, दो पीपल्स के बीच में जर्म सेल को ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेन बनाया गया का ज़रूरत होता है जो सेक्सुअली काम करता है, जैसे कि पेनिस. जब वो कैपेबल हो जाता है इरेक्ट होने में. इन मैमल्स सच एज ह्यूमन, द बेबी इज कैरिड इन मदर बॉडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर. और मैमल्स में क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन्स है, उसमें बेबी मदर्स के बॉडी में लंबे समय के लिए कैरी होता है, फिर उसके बाद उसको ब्रेस्ट फीड कराया जाता है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू एकोमोडेट दिस पॉसिबिलिटीज. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और ब्रेस्ट इस पॉसिबिलिटीज़ को एकोमोडेट करने के लिए उसे मैच्योरिटी तक मैच्योर होना ज़रूरी है. लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम लोग वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बात करेंगे. है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले आपको डायग्राम है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ये टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम, वासा एफरेंसिया, यूरेटर्स हो गया, फिर सेमिनल वेजाइकल्स, ब्लैडर्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस या यूरेथ्रा हो गया. तो हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consist of portions which produce the germ cell and other portions that deliver the germ cell to the site of fertilization. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो एक पोर्शन होता है, कैरी पोर्शन पाया जाता है जो जर्म सेल को प्रोड्यूस कराता है, और दूसरा पोर्शन होता है जो उसको फर्टिलाइजेशन के साइट पे डिलीवर करता है जर्म सेल को. द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक प्लेस इन द टेस्टिस. तो जर्म सेल का फॉर्मेशन या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है. दीज आर लोकेटेड outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires lower temperature than the normal body temperature. तो टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस वो हमारे बॉडी से आउटसाइड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड होता है जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं. और टेस्टिस को बनने के लिए, स्पर्म को बनने के लिए एक लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है. तो इसीलिए टेस्टिस स्क्रोटम में हमारे बॉडी
बॉडी से बाहर होता है, उसको हमारे बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। We have discussed the role of the testes in the secretion of the hormone, the testosterone, in the previous chapter। हम लोगों ने वो हार्मोन्स वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि रोल टेस्टिस का जो रोल होता है वो हार्मोन का सेक्रेशन कराता है, और टेस्टिस कौन सा हार्मोन सेक्रेट कराता है, तो टेस्टोस्टेरोन को कराता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेशन कराता है। In addition to regulating the formation of sperm, testosterone brings about change in appearance seen in boys at the time of puberty। अब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो टेस्टोस्टेरोन में चेंजेस दिखता है। जब टेस्टोस्टेरोन में बॉयज़ में जब टेस्टोस्टेरोन आता है तो उसमें उस टाइम प्यूबर्टी के टाइम में चेंजेस दिखने लगता है। The sperm formed are delivered to the vasa differentia, which unit with a tube coming from the urinary bladders। स्पर्म बनता कहाँ है? टेस्टिस में। टेस्टिस कहाँ है? स्क्रोटम में। तो टेस्टिस में स्पर्म बनता है, फिर टेस्टिस से कहाँ जाता है? वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस से एक यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब आता है, फिर वासा डिफरेंस से उस ट्यूब में जाता है। The urethra thus form a common passage for both the sperm and urine passage। तो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज बनाता है जिससे स्पर्म और यूरिन दोनों जाता है। तो आपको एक ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है कि विच पैसेज बोथ स्पर्म और यूरिन पासेज, तो क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा, जहाँ से स्पर्म और यूरिन दोनों जा रहा है। along the path of the vas deferens, gland like the prostate and the seminal vesicle add their secretion so that sperm are now in fluid, which make their transport easier, and this fluid also provides nutrition। अब वास डिफरेंस में, जो वास डिफरेंस के पाथ है उसमें ग्लैंड होता है जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेजाइकल होता है, तो दोनों सेक्रेशन कराता है जिससे स्पर्म को फ्लूइड मोबिलिटी में मदद करता है और उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है। तो स्पर्म को सेमिनल वेजाइकल जो होता है, सेमिनल वेजाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इसको फ्लूइडिटी जिससे मूवमेंट करने में आसानी होता है और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। द स्पर्म आर टीनी बॉडीज that consist of mainly genetic material and a long tail that help them to move towards the female germ cell। और स्पर्म क्या? स्पर्म एक छोटा सा सेल है, वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, उसमें बड़ा सा टेल होता है जो उसको मूव करने में, फीमेल जर्म सेल में मूव करने में मदद करता है। तो एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि स्पर्म का पाथ क्या है। स्पर्म का पाथ क्या है? तो स्पर्म बनता है टेस्टिस में, टेस्टिस से जाता है फिर वास डिफरेंशिया में, वास डिफरेंशिया में से ये आता है ये यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से फिर पेनिस से बाहर चला जाता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो इसको फ्लूइडिटी मूवमेंट के लिए ईजी करता है और इस न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है। तो स्पर्म का आपको हम स्ट्रक्चर बताते हैं। होता है ऊपर से एक पार्ट होता है जिसमें एक्रोजोम होता है, या मिडिल पार्ट होता है, और इसमें ये टेल होता है। तो ये टेल, ये मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसमें एक्रोजोम होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। यह टेल है जो आसानी से मूव करने में मदद कराता है।
अब हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये वाजाइना हो गया, ये सर्विक्स हो गया, यूट्रस क्या ये वाल हो गया, और ये ओवरी हो गया, और ये ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब। या फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होता है, इन्फेंडुलम, एम्पुला और फंडस। हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन ओवरी। फीमेल जर्म सेल और एग कहाँ बनता है? ओवरी में। ठीक है, चलिए। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन। तो ओवरीज भी कुछ हार्मोन का प्रोडक्शन कराता है। लुक एट फिगर 8.1 आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको फिगर में देखना है फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको याद कीजिए। आपको फिगर लेबलिंग करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। व्हेन ए गर्ल इज born, the ovaries already contain thousands of immature egg। तो जब गर्ल जन्म लेती है, जब लड़कियां जन्म लेती है, तो उनके ओवरी में पहले से ही हजारों इमेच्योर एग होता है। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, जैसा ही वो प्यूबर्टी तक जाती है, सम ऑफ दिस मैच्योर, तो प्यूबर्टी तक जाने तक बहुत सारे जो एग्स होते हैं वो मैच्योर हो जाता है। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों तरफ ओवरीज होता है, तो प्रत्येक मंथ एक ओवरीज से इस मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ में इस ओवरीज से अल्टरनेट तरीक़ा से ओवरीज से एग रिलीज होते रहता है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो एग कहाँ बनता है? ओवरीज में। फिर वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ आता है? वॉर्म यूट्रस को भी वॉर्म कहते हैं। तो एग बनता है ओवरी में, ओवरी से फिर फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस वॉर्म में आ जाता है। द टू ओविडक्ट यूनिट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज द यूट्रस। अब दो ओविडक्ट एक साथ मिलकर एक इलास्टिक बैग लाइक, मतलब इलास्टिक जो फैलता है, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग यूट्रस कहते हैं। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। फिर क्या होता है? यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में, वो सर्विक्स के थ्रू। तो ये आप लोगों ने ये हो गया, ये हो गया। तो ये यूट्रस हो गया, ये यहाँ पर सर्विक्स होता है, और ये वेजाइना हो गया। द स्पर्म इंटर थ्रू द वेजाइनल पासेज। द स्पर्म इंटर थ्रू द वेजाइनल पासेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके दौरान स्पर्म वेजाइनल पासेज के थ्रू इंटर करता है। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मेनी इनकाउंटर्स द एग। वह ऊपर की ओर ट्रेवल करता है और ओविडक्ट में पहुंचता है, जहाँ पे वो बहुत सारे एग होता है, उसको इनकाउंटर करता है, उसमें फ्यूज होता है। द फर्टिलाइज्ड एग एंड द जाइगोट गेट्स implanted in the lining of uterus and start dividing। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब फैलोपियन ट्यूब से फिर वो यूट्रस में आता है, फैलोपियन ट्यूब से यहाँ यूट्रस में आता है, यूट्रस के वाल से वह लाइनिंग करके वहाँ पर एक से ज़्यादा सेल में फ्यूज होना शुरू कर देता है।
we have seen in earlier section that the mother body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. फिर यूट्रस अपने आप को बना लेता है, खुद को प्रिपेयर करता है एवरी मंथ, और न्यूट्रिशन जो ग्रोइंग एम्ब्रायो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है. The lining thickness and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. अब जो यूट्रस का थिक लाइनिंग होता है और जो ब्लड सप्लाई होते रहता है, वो जो ग्रोइंग एम्ब्रायो है, जो एम्ब्रायो ग्रो कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है. तो न्यूट्रिशन को प्लासेंटा भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और प्लासेंटा एक्सक्रीशन में भी मदद कराता है. The embryos get nutrition from mother's blood with the help of a special tissue called placenta. तो ये डिफिनेशन हो गया, आप इसे डिफिनेशन के लिए भी याद कर लीजिएगा कि मदर्स एम्ब्रायोज जो होता है न्यूट्रिशन प्राप्त लेता है मदर्स के ब्लड से विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा. दिस इज ए डिस्क विच एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल. ये एक डिस्क टाइप का होता है, वो यूट्राइन वॉल्स में एम्बेडेड होता है, मतलब धंसा होता है. इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रायो साइड ऑफ द टिश्यूज. तो एम्ब्रायो का जो टिश्यूज होता है उसके आउटसाइड से एक विलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग विलाई कहते हैं, तो बना होता है. ऑन द मदर्स साइड्स आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विलाई. और मदर्स साइड से कहते हैं उसमें खाली ब्लड, पूरा ब्लड से भरा होता है, तो उसमें चारों तरफ से विलाई होता है. दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रायोज. तो वो क्या करता है, जो प्लासेंटा जो होता है उसमें जो विलाई होता है, तो विलाई चारों तरफ मदर्स के ब्लड के चारों तरफ से होता है. तो मदर्स के ब्लड में जो ग्लूकोज जो होता है या फिर ऑक्सीजन होता है, तो विलाई उसको ऑब्जर्व करता है, फिर वो एम्ब्रायो को देता है. The developing embryo will also generate waste substance which can be removed by the transferring them into the mother's blood through the placenta. तो एम्ब्रायोज भी क्या करता है, वो वेस्ट मटेरियल जनरेट करता है, तो फिर ट्रांसफ़र कर देता है मदर्स के ब्लड में और उसके प्लासेंटा के थ्रू वह बाहर निकल जाता है. The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. तो वो चाइल्ड का मदर के बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है तो अप्रोक्सीमेटली 9 महीना चाइल्ड को डेवलप होने में लगता है. द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस. तो चाइल्ड का जब जन्म होता है तो उसमें यूट्रस के मसल्स में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर चाइल्ड का जन्म होता है. तो जब चाइल्ड का बॉर्न होता है उस प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं. और तो यहाँ पे अब हम लोग देखें ये प्लासेंटा का पूरा फंक्शन था. तो आप प्लासेंटा के फंक्शन के बारे में भी याद कर लीजिएगा बोर्ड में, इससे भी 2 क्वेश्चन का आता है. तो प्लासेंटा का फंक्शन क्या था, ये जो एम्ब्रायोज डेवलपिंग एम्ब्रायोज जो चाइल्ड के फॉर्म में एम्ब्रायो डेवलप करता है उसको यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और उसके वेस्ट मटेरियल को भी निकालता है. व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. अब क्या होता होगा जब मेंस्ट्रुएशन के दौरान ओवरी से एग आता है और एग फर्टिलाइज नहीं होता है. इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, इट लिव फॉर अबाउट 1 day. तो ये फैलोपियन ट्यूब में 1 दिन के लिए रहेगा. सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg एवरी मंथ. ओवरी एक एग प्रत्येक मंथ रिलीज करता है. द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इट सेल्फ एवरी मंथ. तो एग जो होता है
ओवरी से हर एक मंथ निकलता है, तो प्रत्येक मंथ जो है यूट्रस खुद को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यूट्रस का यूट्रस में फिर फर्टिलाइज एग उसमें एम्बेडेड नहीं होगा, तो क्या होगा, thus its lining becomes thick and spongy। जो यूट्रस के वाल का लाइनिंग रहता है वह स्पॉन्जी होता है और थिक होता है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रायो, और उसको ज़रूरत पड़ता है जो एम्ब्रायो उसको नरिश करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन होता तब। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, यह जो लेयर बनता है और लाइनिंग ज़्यादा दिनों के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना एज ए ब्लड। तो लाइनिंग जो होता है यूट्रस में, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो लंबे समय के लिए लाइनिंग नहीं रह सकता है, तो फिर वो धीरे धीरे टूटने लगता है और वेजाइना से एज ए ब्लड के फॉर्म में बाहर, ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ, यह साइकिल एक महीने मतलब प्रत्येक महीना चलते रहता है, एवरी मंथ में होता है। इसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इट इज यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। इसके लास्ट के 2 से 8 दिन के, लास्ट 2 के 8 दिन के बीच में यह मेंस्ट्रुएशन होता है, जो यूट्रस का वाल एज ब्लड के फॉर्म में टूट के बाहर आना शुरू हो जाता है। अब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या जानकारी रखें। एज वी हैव सीन, हम लोगों ने देखा है, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ग्रेजुअल टेक प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। यह प्रोसेस जो सेक्सुअल मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है कि जो होते रहता है, और हमारे बॉडी का भी जो जनरल बॉडी ग्रोथ है वो भी होते रहता है। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act or for bringing up child। इसलिए बहुत सेक्सुअल मैच्योरेशन में ये जरूरी नहीं है कि हमारा बॉडी और माइंड सेक्सुअल एक्ट के लिए तैयार ही है या फिर बच्चे के लिए तैयार है। हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और द माइंड इज रियली फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग कैसे इसके बारे में डिसाइड करेंगे। ऑल ऑफ अस आर अंडर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स अबाउट द टिश्यूज। There can be pressure from our friends for participating in many activities whether really wants to or not। और बहुत सारे हम लोग मतलब कैसे इसको फील करेंगे कि हमारा बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है कि नहीं। तो बहुत सारे हमारे बॉडी पर प्रेशर होता है। मान लो अब जैसे पार्टी में फ्रेंड्स आने के लिए कर दिए और फिर वहाँ पे हम लोग जाना है कि नहीं जाना, ये भी एक हमारे बॉडी पर प्रेशर है, तो इससे भी फर्क पड़ता है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। तो हम लोग को फैमिली का भी प्रेशर होता है कि शादी करो फिर बच्चा को जन्म दो, ये भी प्रेशर है। देयर कैन बी प्रेशर फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अवॉइड हैविंग चाइल्ड। तो अब गवर्नमेंट्स का भी प्रेशर होता है, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा भी प्रेशर होता है कि चाइल्ड रखने में के लिए भी नहीं रखने के लिए भी प्रेशर होता है। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट। और इस टाइम में हमको मतलब डिसाइड कर पाना है कि हाँ बच्चे को जन्म दे या फिर नहीं दे, ये भी डिसाइड करना एक डिफ़िकल्टी हो जाता है। यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल health consequence of having sex we have discussed in class 9, and that disease can be transmitted from person to person in a variety of ways। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिजीज भी ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे से। सिंस सेक्सुअल एक्ट इज ए वेरी इंटीमेट कनेक्टिंग ऑफ बॉडीज,
तो सेक्सुअल एक्ट में क्या होता है, बॉडीज का कनेक्शन होता है. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. एक सरप्राइज नहीं है कि डिजीज ट्रांसमिट होता है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है वो ट्रांसफर होता है. दिस इंक्लूड बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जैसे जेनाइटल गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. इससे तो ये ट्रांसमिट होता है गोनोरिया, सिफिलिस. एंड वायरस इन्फेक्शन हो गया वार्ड्स, वायरस इन्फेक्शन में वार्ड्स हो गया. HIV एड्स भी सेक्सुअल एक्ट से ही पास होता है. इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट. और इससे हम लोगों को सेक्सुअली जो ट्रांसमिशन होता है डिजीज के, उससे हमें बचने की ज़रूरत है. यूजिंग ए कवरिंग, तो एक कवरिंग होता है कॉन्डम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हम लोग बच सकते हैं. फॉर द पेनिस कॉन्डम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दिस इन्फेक्शन टू द सम एक्सटेंट. तो कॉन्डम को इस्तेमाल कीजिए, जिससे पॉपुलेशन भी घटेगा और डिजीज भी पास ट्रांसमिट नहीं होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. The sexual act always has the potential to lead to pregnancy. सेक्सुअल एक्ट के दौरान हमेशा मतलब एक पोटेंशियल होता है प्रेगनेंसी का. द प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी, और प्रेगनेंसी हमारे बॉडी पे बहुत सारे डिमांड्स करता है. एंड द माइंड ऑफ द वोमेन एंड इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. अगर वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो सके, तो ये भी उनके बॉडीज को अफेक्ट या फिर उनके हेल्थ को अफेक्ट करता है. देयरफॉर मेनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी. और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कारण हैं जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं. दिस कंट्रासेप्टिव मेथड फॉल इन नंबर ऑफ कैटेगरीज. और बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड से जो है जो प्रेगनेंसी को रोकता है. वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ ए मैकेनिकल बैरियर सो द स्पर्म डज नॉट रीच द एग. तो एक कंट्रासेप्टिव मेथड है कि एक मैकेनिकल बैरियर है जो स्पर्म एग तक नहीं पहुंचता है. एक कंट्रासेप्शन हो गया कि एक मैकेनिकल बैरियर हो गया जो स्पर्म को एग तक नहीं पहुंचने देता है. दूसरा हो गया कॉन्डोम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग worn in the vagina can survive for this purpose. तो पेनिस के लिए भी पेनिस पे कॉन्डोम होता है, और उसी सेम कॉन्डोम के जैसे जो वेजाइना का कवरिंग होता है, तो फीमेल कॉन्डोम भी होता है जो फीमेल को पहनाया जाता है. दूसरा कंट्रासेप्शन हो गया. अनदर कैटेगरी ऑफ कंट्रासेप्टिव एक्ट, another category of contraceptive act by changing the hormonal balance of the body so that egg are not released and fertilization cannot occur. दूसरा कैटेगरी कंट्रासेप्शन का ये भी है कि हार्मोनल बैलेंस में चेंज हो जाता है. जैसे बॉडी में एग रिलीज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा. दिस ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी These drugs commonly need to be taken orally as a pills. और एक कंट्रासेप्टिव भी हो गया कि हम लोग ड्रग्स का भी यूज करेंगे एज ए गोली पिल्स की तरह. However, since they change hormonal balance, they can cause side effect too. और ये क्या कराता है, पिल्स हार्मोनल बैलेंस कराता है और इसका साइड इफेक्ट भी है हमारे बॉडी पे. Other contraceptive device such as the loop, the copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy. और दूसरा कंट्रासेप्टिव क्या है कि हम लोग लूप का यूज करते हैं या फिर कॉपर टी यूट्रस में डाला जाता है जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है. तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आने के चांस है कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में.
again they can cause side effect due to इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। कॉपर टी का भी साइड इफेक्ट है, उसमें इरिटेशन होने लगता है यूट्रस में। इफ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड। अब क्या है फिर कंट्रासेप्शन का अलग है, अगर मेल के वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दे तो स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। तो इसको वैसेक्टोमी कहते हैं। मेल में मेल के वास्ट डिफरेंस को ही ब्लॉक कर दे तो स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं, तो उससे भी प्रेगनेंसी से बचाया जाता है, तो उसको हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं। उसी तरह फीमेल में फैलोपियन ट्यूब, इफ द फीमेल इन फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस। और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे तो एग यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इन बोथ केस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, और दोनों केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और इसको सर्जिकल मेथड्स भी कहते हैं। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक। तो सर्जिकल मेथड में क्या होता है, मेल में वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है कि सर्जिकल मेथड में फीमेल में कौन से पार्ट को काटते हैं जिससे एग नहीं पहुंच पाता है, तो फैलोपियन ट्यूब, और मेल में वास्ट डिफरेंस को काटते हैं। While surgical methods are safe in the long run, surgery itself can cause infection and other problem if not performed properly. सर्जिकल मेथड जो होता है सेफ भी है लंबे समय के लिए, और इसका रिटर्न पुअरली है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। सर्जरी कैन ऑल्सो भी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, और सर्जिकल जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होते हैं उसको भी हटाने के लिए यूज किया जाता है। दे मे बी misused by the people who do not want a particular child, as happen in illegal sex selective abortion of female fetus। अब पीपल नहीं चाहता है कि एक दूसरा चाइल्ड हो, और वह मतलब इलीगल तरीके से उसको फीमेल के फेटस को एबॉर्शन कराता है, तो एक सर्जिकल ये भी मेथड है। फॉर ए हेल्दी सोसाइटी द फीमेल और मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए फीमेल और मेल सेक्स रेशियो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ reckless female feticide, child sex ratio is declining at a alarming rate in some section of our society. Although prenatal sex determination has been prohibited by law. We have noted earlier that reproduction is the process by which the organism increase their population. हम लोगों ने नोटिस किया है कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। तो साइज को कौन डिटरमाइन करता है? रेट ऑफ बर्थ एंड रेट ऑफ डेथ पॉपुलेशन के साइज को डिटरमाइन करता है। द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज ए cause for concern of many people. This is because an expanding population make it harder to improve everybody's standards of living. तो human population is a cause for concern of many people. This is expanding population making it harder to improve body standard of living. बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब एक्सपेंड पॉपुलेशन बढ़ते जाता है तो बॉडी स्टैंडर्ड्स को भी लिविंग के बॉडी स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव कराता है। हाउएवर इफ इन इक्वालिटी इन सोसाइटी द मेन रीजन फॉर पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मेनी पीपल्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज रिलेटिव अनइम्पोर्टेंट। तो सोसाइटी में भी इनइक्वालिटी होता है, तो मेन रीज़न यह है कि जो गरीब
लोग होते हैं, करोड़ लोगों में पॉपुलेशन साइज बढ़ जाता है तो उनको उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बच्चों को पढ़ाने में या फिर बच्चों के लिए, तो उनमें ये भेदभाव भी होता है। अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसे एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन कीजिए, फिर ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको एक बार देख लीजिएगा, एक्सरसाइज के कीजिएगा। तो जैसे एक्सरसाइज में एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बॉडिंग इन, तो बॉड किस में बनता है, ईस्ट में बनता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में जो मनुष्य है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। तो इसमें ओवरी भी है, यूट्रस भी है, फेलोपियन ट्यूब, तो वास डिफरेंशिया ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो थर्ड सी आंसर हो जाएगा। द एंथर कंटेंट, एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। तो आप लोग इसी तरह ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इस पर पहले भी 2 वीडियोज़ बनाया हैं, पार्ट 1 और 2, और उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी आप तो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। थैंक यू।